लेकिन आज जो तस्वीर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही वो तस्वीर थी प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की, जिनके बीच मुलाकात हुई। संसद भवन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। स्पीकर की चाय पर बैठक के दौरान ये मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया और हम कह सकते हैं कि गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का अभिवादन उन्होंने किया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल सहित कई नेता भी चाय पर बैठक में शामिल हुए। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से यूक्रेन की स्थिति के बारे में सवाल पूछा। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत इस पर कड़ी नजर बनाए हुए है। तो जो एक रवायत भी कही है और जिस तरीके से हॉट टॉक्स लोकसभा सत्र के दौरान होती है, उसमें तल्खी बनी ना रहे, रिश्ते सामान्य बन जाएं, इसके लिए भी चाय पर चर्चा होती है और यह व्यवस्था हर बार होती है। लेकिन इस बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे और इसलिए जब वो प्रधानमंत्री से मिले तो दोनों ने एक दूसरे के पद का सम्मान करते हुए गर्मजोशी से एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। राहुल गांधी ने यूक्रेन को लेकर पूछा, लेकिन यह जानकारी सामने नहीं आई कि राहुल गांधी ने बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक वहां पर हैं, मसलन हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, उन पर जिस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं उसमें भारत सरकार का स्टैंड क्या है, इसको लेकर सवाल पूछा है या नहीं पूछा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का न्यूजीलैंड में बड़ा ऐलान। ऑकलैंड में भारत जल्द खोलेगा वाणिज्य दूतावास। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने और भारतीय प्रवासी जो हैं उनको सुविधा मिले, इसके लिए दूतावास खोला जाएगा। न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायोग फिलहाल है वेलिंगटन के अंदर और न्यूजीलैंड की आबादी में भारतीय मूल के लगभग 6% हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि न्यूजीलैंड के साथ भारत के संबंध गहरे और बहुआयामी हैं। भारतीय प्रवासियों ने न्यूजीलैंड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और प्रवासी भारतीयों ने न्यूजीलैंड के विकास और अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान दिया और इसलिए एक बड़ी घोषणा जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से की गई, कहीं कि एक बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया कि ऑकलैंड में अब भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा, जिससे कि राजनयिक संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हो और ज्यादा मजबूत हो और जो वहां प्रवासी भारतीय हैं उनको सुविधाएं मिलने में और ज्यादा आसानी हो, क्योंकि फिलहाल वेलिंगटन के अंदर भारतीय उच्चायोग है, लेकिन एक और बड़ा ऐलान किया गया है। वक्फ बिल पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बनाई जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी समेत 31 सांसद इसके अंदर शामिल हैं। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 20 मेंबर जेपीसी में होंगे और यह जेपीसी का नियम है। दरअसल कल हमने बाकायदा प्रोग्राम करके आपको बताया था कि राज्यसभा से जितने सदस्य लिए जाते हैं उससे दोगुने सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और इसके पीछे की वजह यह भी है कि राज्यसभा में जो संख्या बल होता है उससे लगभग दोगुना लोकसभा में होता है। सरकार ने वक्फ एक्ट संशोधन बिल को कल जेपीसी के पास भेज दिया था। संयुक्त संसदीय समिति में सत्ताधारी और विपक्ष के सांसद होते हैं। समिति को रिपोर्ट संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते में देनी होती है। लेकिन इसमें जो बड़ी बात है, कल जिस तरीके से आपने तमाम पार्टियों के नेताओं को सुना होगा, उन्होंने इस बिल का विरोध किया, लेकिन अब जेपीसी के अंदर वही नेता होंगे, मसलन इमरान मसूद होंगे, असदुद्दीन ओवैसी होंगे, मुमकिन है समाजवादी पार्टी से हो, कांग्रेस से तो यकीनन होंगे। इसके बाद जेपीसी जब इस पूरे बिल को पढ़कर इसमें संशोधन करके अगले सत्र में जब अध्यक्ष के सामने रखेगी और अगर इस बिल को पास किया जाता है तो क्या यही नेता, यही पार्टियां क्या इसकी मुखालफत करती नजर आएंगी या इसको समर्थन करेंगे? क्योंकि मुखालफत करने और समर्थन देने दोनों के बीच में एक वोट बैंक फंसा है, जिसने कल भी इसके समर्थन और विरोध में नेताओं के बयानों को देश के सामने रखा है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आर्टिकल छपा। आर्टिकल का शीर्षक था, संसदीय मापदंडों पर खरा उतरने का प्रयास जारी। लोकतंत्र की सेहत के लिए संसदीय प्रक्रिया का पालन जरूरी है। इसमें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन यानी कि AIPOC की भूमिका। 2000 में AIPOC के प्रयासों से एथिक्स कमेटी का गठन किया गया था। 2001 के सम्मेलन में बनी संसदीय अनुशासन की रूपरेखा, इसमें सभी सदस्यों के लिए पीठासीन अधिकारी का सम्मान महत्वपूर्ण रहा।
पीठासीन अधिकारी पर संसद की कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी होती है और सदन गलती करे तो पीठासीन अधिकारी को रोकने का पूरा अधिकार होता है। सदन की कार्यवाही के दौरान अनुशासन बेहद जरूरी है। संसद के काम में रुकावट डालने से बनती है नकारात्मक छवि। दरअसल ये शीर्षक ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो अध्यक्ष होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो सदन के होते हैं और उस सदन में जो अच्छा होगा उसका श्रेय भी अध्यक्ष को जाएगा और जो बुरा होगा उसके लिए भी अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और इसलिए अध्यक्ष अगर किसी को डांटता है, नियम समझाता है, नियम की पालना के लिए कहता है, अनुशासन में रहने के लिए कहता है, तो ये मानना चाहिए, क्योंकि ये आसन का अधिकार भी होता है और ये आसन का कर्तव्य भी कि सदन बेहतर तरीके से चले, क्योंकि देश के टैक्स का पैसा खर्च हो रहा होता है और वो सही दिशा में हो, ये बड़ी जिम्मेदारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर गृह मंत्रालय का एक्शन। बांग्लादेश के हालात पर कमेटी का गठन किया गया है। सीमा पर निगरानी के लिए कमेटी का गठन किया गया। भारतीयों की सुरक्षा के लिए काम करेगी ये कमेटी। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है। कमेटी के अध्यक्ष एडीजी बीएसएफ पूर्वी कमान, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा और मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगी ये कमेटी। बीएसएफ दक्षिण बंगाल के आईजी बीएसएफ त्रिपुरा, भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण की योजना और विकास विभाग के सदस्य और सचिव सदस्य इसके अंदर होंगे। और ये जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क के अंदर अल्पसंख्यक मसलन हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, इन पर जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है, इनको घरों में मारा जा रहा है, बहन बेटियों से बदसलूकी की जा रही है, उनकी संपत्तियों को जलाया जा रहा है, उसमें भारत की भूमिका बड़ी होती है दो वजह से। एक, जो वहां रह रहे हैं उनको सुरक्षा मुहैया हो, और एक, सरहद के इस पार अगर कोई आ रहा है तो शरणार्थी की भूमिका में आए, जहां जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से ना घुसे। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर आरएसएस ने भी चिंता जाहिर की है। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बयान जारी किया। बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा देने की मांग की है और कहा कि विगत कुछ दिनों से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के आंदोलन के साथ ही हिंसा हो रही है। हिंदू, बौद्ध और वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ ये हिंसा हो रही है। इन घटनाओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गंभीर चिंता व्यक्त करता है। हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या, लूटपाट, आगजनी, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध, मंदिर जैसे श्रद्धा स्थानों पर हमले, ऐसी क्रूरता असहनीय। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अपेक्षा है कि वो तुरंत सख्ती से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए। भारत सरकार भी इस तरफ कदम बढ़ाए और हिंदुओं, बौद्धों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। द वीक के स्वतंत्रता दिवस विशेषांक में मुख्य रिपोर्ट। इस वर्ष 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार फहराया लाल किले पर तिरंगा। इंदिरा गांधी ने 16 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। और लाल किले से विकसित भारत का दृष्टिकोण पेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 अगस्त 2022 को पहली बार विकसित भारत शब्द का प्रयोग और इस बार 2047 तक की रूपरेखा पेश कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आगे बढ़ते हैं। नीट पीजी 2024 पर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा टालने की मांग ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थगित नहीं होगी नीट पीजी परीक्षा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, हम 5 याचिकाकर्ताओं के चलते 2 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। 185 शहरों में आयोजित की जानी है परीक्षा। नीट पीजी परीक्षा 11 अगस्त को आयोजित की जानी है, लेकिन इसको स्थगित करने की रिट दायर की गई थी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते। महज 5 याचिकाकर्ताओं की वजह से 2 लाख बच्चों के भविष्य को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। एयर इंडिया ने रद्द की तेल अवीव के लिए उड़ानें। मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में बढ़ते तनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है। इसराइल के शहर तेल अवीव जाने वाली और आने वाली उड़ानें सस्पेंड कर दी गई। अगले नोटिस तक सेवाएं सस्पेंड रहेंगी। कंफर्म बुकिंग वाले यात्रियों को रिफंड देगा एयर इंडिया।
एयर इंडिया ने अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल, फिलिस्तीन, इजराइल, लेबनान, इजराइल, ईरान, इजराइल, यूनान यानी कि हेती, जिस तरीके से वहां वॉर की स्थिति बनी हुई है, उसमें एयरलाइन ने फैसला किया है, एयर इंडिया ने फैसला किया है कि वो तेल अवीव के लिए ना उड़ान भरेगा, ना तेल अवीव से उड़ान भरी जाएगी। तो उस समय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर रहे लोग उन लोगों के पेट में दर्द है जो लाभ ले रहे हैं, लेकिन यदि किसी कमजोर को फायदा मिले तो इसमें तकलीफ क्या है? आरक्षण पर कोई फर्क पड़ेगा तो मैं बलिदान देने को तैयार हूं। समाज के लोग विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं बोलते? मैं मां की कसम खाता हूं कि 1 इंच जमीन के साथ गड़बड़ी नहीं होने देगी। मीना हाईकोर्ट में गरीबों की मदद करने की व्यवस्था की जाएगी। तो किरोड़ी लाल मीणा जो बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर से बेबाक बयान दिया और आरक्षण के अंदर जो आरक्षण की बात की जा रही है और जिसको बंटवारे के तौर पर विपक्षी पार्टियां दिखा रही हैं, उसमें किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले बलिदान के लिए वो तैयार होंगे, और अगर 1 इंच जमीन भी इधर से उधर हुई तो भी वो सबसे सामने खड़े होंगे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इससे दिक्कत सिर्फ उन लोगों को है, सिर्फ उन लोगों को जो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, जो खुद नौकरी कर रहे हैं, उनके बेटे नौकरी कर रहे हैं, उनके परिवार से बाकी सदस्य नौकरी कर रहे हैं, और जो गरीब, जो निचला तबका है, जिसको सही मायने में आरक्षण मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल रहा। और इसलिए अगर इस व्यवस्था से उनको फायदा मिलता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हाल ही में संसद में राष्ट्रीय पक्षी मोर को लेकर बहस हुई। एक शिवसेना उद्धव ठाकरे शिवसेना के सांसद ने मोरों की मौत का मुद्दा उठाया। तेज गर्मी के कारण राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत की घटनाएं बढ़ी। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने जताई मोरों की मौत पर चिंता। हेमा मालिनी के संसदीय क्षेत्र मथुरा में कम होते जा रहे मोर, इस पर वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आश्वासन दिया। मोरों के संरक्षण की भरसक प्रयास कर रही सरकार और दुनिया में भारतीय मोर सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। नए संसद भवन की सीलिंग में भी बनी है मोर की आकृति।